खूबसूरत राजकुमारी का जादुई लहंगा। रतनगढ़ के राजा उदय कुमार के 2 बेटे और एक छोटी बेटी थी। राजा रानी अपनी बेटी राजकुमारी कनक को बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी कनक के दोनों बड़े भाई राजकुमार रणवीर और राजकुमार सूर्य भी उसे बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी कनक के लंबे काले घने बाल, खूबसूरत झिलसी आंखें और गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ थे। महल में चारों तरफ राजकुमारी कनक के जन्मदिन की भव्य तैयारियां चल रही थी। राजा रानी अपने महल में परिदेश की रानी परी को भी राजकुमारी के जन्मदिन के अवसर पर बुलाते हैं। समारोह में आई हुई एक जादूगरनी राजा रानी से कहती है, अपनी बेटी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुझे बुलाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। राजकुमारी बहुत खूबसूरत है। जादूगरनी जी, आप तो जादू के साथ साथ भविष्य की बातें भी बता देती हैं, इसलिए आप हमें हमारी बेटी के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, राजकुमारी अपने दोनों भाइयों के लिए शुभ नहीं है। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। जादूगरनी की बातें सुनकर राजा रानी दोनों दुखी हो जाते हैं। देखिए जी, जादूगरनी ने तो हमें बड़ी दुविधा में डाल दिया। मैं तो कहती हूँ आप बड़े बड़े पंडित से इसका कुछ उपाय लीजिए। रानी की बात मानकर राजा उस दिन से बड़े बड़े पंडित से इसके बारे में बात करने लगते हैं। कोई भी पंडित राजा रानी की इस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। एक दिन राजकुमारी कनक बगीचे में पौधों में पानी डाल रही होती है। तभी रानी उसके पास आकर रोने लगती है। क्या हुआ माँ? अचानक से आप यहाँ आकर रोने क्यों लगी? तभी वहाँ पर राजा आ जाता है और रानी से कहता है, तुम परेशान मत हो भाग्यवान, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक उपाय है, हमें अभी के अभी वहाँ जाना होगा। उसके बाद राजा रानी घने जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। उस जंगल में देश की सबसे बड़ी जादूगरनी रहती थी। राजा रानी जादूगरनी के पास पहुँचते हैं। जादूगरनी राजा रानी को देखकर पहचान लेती है। राजा रानी, आप दोनों यहाँ? जादूगरनी के पूछने पर रानी रोते हुए बोलती है, जादूगरनी जी, हमारे राज्य की एक जादूगरनी ने मेरी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर कहा कि वो मेरे दोनों बेटों के लिए शुभ नहीं है। अब आप ही हमारी कोई मदद करिए। जादूगरनी कुछ देर तक सोचती है और बोलती है, इसका एक ही उपाय है, तुम अपनी बेटी को किसी जगह पर हमेशा के लिए कैद करके रख दो। इससे उसका बुरा साया तुम्हारे दोनों बेटों पर कभी नहीं जाएगा। राजा रानी जादूगरनी की बात मान लेते हैं और अपने महल जाकर राजकुमारी कनक से कहते हैं, राजकुमारी, अब तुम्हें हमसे दूर रहना होगा। क्या हुआ पिताजी? तुम यहाँ नहीं बल्कि किसी दूसरे महल में रहोगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों और तुम्हारे दोनों भाई तुमसे मिलने आया करेंगे। इतना बोलकर राजा रानी उसी वक्त राजकुमारी कनक को अपने दूसरे महल में छोड़ आते हैं। राजकुमारी कनक को महल से जरा भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं और राजकुमारी कनक 22 साल की हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजा रानी बूढ़े हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। कुछ ही दिनों में राजा रानी की मौत हो जाती है। राजा की मृत्यु पर भी राजकुमारी कनक को वहां आने नहीं दिया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजा के मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा रणवीर राजगद्दी पर बैठ जाता है। एक दिन राजा रणवीर का छोटा भाई सूर्या उससे कहता है, भैया, अब तो यहाँ के राजा आप हो, इसलिए क्यों ना हम अपनी बहन को उसके कैद से निकाल कर यहाँ ले आए। इतने सालों से राजकुमारी वहाँ अकेले रह रही है, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? वैसे भी अब उसका विवाह भी करना है। ठीक है, आज ही हम दोनों उसे लेकर आ जाते हैं। इतना बोलकर दोनों भाई राजकुमारी कनक को लेने के लिए जाते हैं। अपने दोनों भाइयों को देख राजकुमारी कनक बोलती है, अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ आ गए, कृपया करके मुझे यहाँ से ले चलो, अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ बहन, हम दोनों यहाँ तुम्हें लेने ही आए हैं। अब हम जल्द ही किसी बड़े राज्य के राजकुमार से तुम्हारा विवाह भी करवा देंगे।
थोड़ी देर बाद तीनों भाई बहन महल की तरफ जाने लगते हैं। लगभग 11 वर्षों बाद पहली बार कनक उस कैद से बाहर निकली थी, इसलिए बाहर का नजारा देख बहुत खुश होती है। तीनों भाई बहन मैनपुर राज्य से गुजर रहे थे। वो राज्य दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वहाँ की खूबसूरती देख राजकुमारी कनक आकर्षित हो जाती है और अपने दोनों भाइयों से बोलती है, भैया, मैं विवाह करूंगी तो यहाँ के राजकुमार से ही करूंगी। लेकिन बहन, यहाँ के राजा के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं। ये सब मुझे नहीं पता। अगर मैं विवाह करूंगी तो यहाँ के राजकुमार से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अपनी बहन की जिद की वजह से दोनों भाई परेशान रहने लगते हैं। बहुत दिनों तक सोचने के बाद दोनों भाई मैनपुर के राजा के पास अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाने का फैसला करते हैं। दोनों भाई राजकुमारी कनक से कहते हैं, बहन, हम दोनों तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर मैनपुर के राजा के पास जा रहे हैं। हमारे पीछे से तुम यहाँ का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है भैया, आप दोनों यहाँ की फिक्र मत करना, मैं यहाँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद दोनों भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर मैनपुर राज्य की तरफ बढ़ते हैं। कुछ घंटों बाद दोनों भाई मैनपुर राज्य में घुस जाते हैं। तभी वहाँ का राजकुमार दोनों के सामने अपना रथ खड़ा कर देता है। मैनपुर का राजकुमार दोनों भाइयों को नहीं जानता था। तुम दोनों तो मुझे इस राज्य के नहीं लग रहे। तुमने इतने शाही कपड़े पहन रखे हैं, कहीं तुम किसी राज्य के राजा तो नहीं? हाँ, मैं रतनगढ़ राज्य का राजा हूँ और ये मेरा भाई। मैं यहाँ पर अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। हमारी एक बहन है राजकुमारी कनक, उसने आपसे विवाह करने की जिद ठान ली है। तभी सूर्य राजकुमारी कनक की तस्वीर मैनपुर के राजकुमार को दिखाता है। राजकुमारी कनक की तस्वीर देख मैनपुर का राजा बोलता है, सच में आप दोनों की बहन तो बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आप पहले इस बारे में अपने पिताजी से बात तो कर लीजिए। हाँ, वो भी इस विवाह के लिए हाँ कर देंगे, क्योंकि वो मेरी हर बात को स्वीकार करते हैं। पर हाँ, अगर तुम्हारी बहन घमंडी और लालची हुई तो इसकी सजा तुम दोनों भाइयों को मिलेगी। चलिए, आप दोनों महल चलिए। राजकुमार दोनों भाइयों को अपने साथ अपने महल लेकर जाता है। राजकुमार राजा को भी विवाह के लिए राजी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी कनक को पैगाम पहुंचा दिया जाता है कि उसकी शादी मैनपुर के राजकुमार से तय हो गई है। महल में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन महल के कई दासियां राजकुमारी कनक से बहुत जलती थी और वो ये शादी के बारे में जानकर बिल्कुल खुश नहीं थी। एक दिन राजकुमारी कनक अपने कुछ दासियों के साथ मंदिर जाती है। मंदिर से आते वक्त उसकी दासियां उसे शरबत पिलाकर बेहोश कर देती है और जंगल में छोड़ आती है। कुछ घंटों बाद राजकुमारी कनक की आंखें खुलती है और खुद को वो घने जंगल में पाकर हैरान रह जाती है। मैं यहाँ कैसे पहुँची? मुझे तो लगता है मेरी दासी ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन अभी मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? कल तो मेरा विवाह होने वाला है। राजकुमारी कनक ये सब सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और राजकुमारी अभी भी जंगल में रहती है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं पता है। आज मेरा विवाह है, मैंने तो विवाह के लिए लहंगा भी नहीं बनवाया था और अभी तक मैं तैयार भी नहीं हुई। महल में सब मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। तभी वहाँ पर रानी परी प्रकट होती है और राजकुमारी से कहती है, राजकुमारी परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ। मुझे आपके बारे में सब पता लग गया था, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गई। इतना बोलकर रानी परी एक लहंगा प्रकट करती है और राजकुमारी कनक को दे देती है। राजकुमारी कनक, आप जल्दी से ये लहंगा पहन लीजिए, उसके बाद आप तुरंत महल पहुँच जाओगी। राजकुमारी रानी परी का दिया हुआ लहंगा पहन लेती है। लहंगा पहनकर राजकुमारी कनक पलक झपकते ही महल में पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैनपुर का राजा गुस्से से राजकुमारी कनक के भाइयों को कहता है, लगता है तुम्हारी बहन शादी से भाग गई। तुमने हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था। पुरानी दुश्मनी भुलाकर हमने तुमसे रिश्ता रखने की कोशिश की, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी कनक पीछे से खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। तभी वो बोलती है,
नहीं, रुक जाइए। महल की मेरी दासी ने मेरे साथ छल करके मुझे जंगल में छोड़ दिया था। राजा रणवीर दासी को बुलाकर हमेशा के लिए उसे कारावास में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद राजकुमार और राजकुमारी कनक का विवाह धूमधाम से हो जाता है। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और राजकुमारी कनक राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। नागिन वर्सेस परी। बहुत समय पहले की बात है। धरती से दूर नागों की एक दुनिया बसी हुई थी जिसे नागलोक कहते हैं। उसी नागलोक में अमृता नाम की एक नागिन रहती थी। अमृता नागिन एक साधारण नागिन थी। वो कोई इच्छाधारी नागिन नहीं थी, परंतु कुछ महीनों बाद पूर्णिमा की रात को उसके 100 साल पूरे होने वाले थे। एक दिन नागरानी अमृता नागिन के पास आती है और कहती है, अमृता नागिन, कुछ महीनों बाद तुम 100 साल की हो जाओगी और हमारे नागलोक की एक प्रथा है कि जैसे ही कोई भी नागिन 100 साल की हो उसको इच्छाधारी नागिन बना दिया जाता है। इच्छाधारी नागिन बनने के बाद तुम इंसानी रूप भी धारण कर सकती हो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए आज मैं तुम्हारे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई हूँ। कैसी जिम्मेदारी नागरानी? कुछ महीनों बाद जब तुम 100 साल की हो जाओगी तब मैं तुम्हें नागमणि सौंप दूंगी। उसके बाद जब तक तुम जीवित रहोगी तुम इस नागमणि का ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागरानी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है अमृता नागिन, अब मैं चलती हूँ। अब मैं यहाँ तभी आऊंगी जब तुम 100 वर्ष की हो जाओगी। ऐसा कहकर नागरानी वहाँ से चली जाती है। फिर समय अपनी गति पकड़ता है और देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और अमृता नागिन 100 वर्ष की हो जाती है। अमृता नागिन जैसे ही 100 वर्ष की होती है, नागरानी अमृता नागिन के पास आती है और कहती है, बधाई हो अमृता नागिन, तुम 100 वर्ष की हो गई हो। आज मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपने आई हूँ। ये लो नागमणि। तुम तो जानती हो ना, ये नागमणि भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तो इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए नागरानी। अब तो चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं इस नागमणि को कुछ भी नहीं होने दूंगी। अमृता की ये बात सुनकर नागरानी वहाँ से चली जाती है, परंतु नागरानी और अमृता की ये बातें नागलोक में रहने वाली काली नागिन सुन लेती है। ये सारी बातें सुनने के बाद काली नागिन खुद से ही कहती है, वाह नागरानी, आज देख लिया मैंने आपका इंसाफ। मैं 500 वर्ष की हो गई हूँ और पिछले 300 वर्षों से मुझे नागमणि पाने की इच्छा है। उसके बावजूद आपने अमृता नागिन को नागमणि और सारी शक्तियाँ दे दी। कोई बात नहीं, नागमणि तो मैं हासिल करके ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अमृता नागिन की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ऐसा कहकर काली नागिन सोचने लगती है कि नागमणि को कैसे हासिल किया जाए। नागमणि पाने के बाद अमृता नागिन बहुत शक्तिशाली हो गई है। मैं अकेले तो अमृता नागिन का सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे इसके लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास उसका एक उपाय है। क्यों ना मैं परीलोक में रहने वाली परियों से सहायता मांगू, लेकिन उनकी और हमारी दुश्मनी तो सदियों से चली आ रही है। ऐसे में क्या वो मेरी मदद करेंगी? काली नागिन अपने मन में सोच विचार करने लगती है। अंत में परीलोक जाने का फैसला कर लेती है। काली नागिन अगले ही पल अपनी शक्तियों से परीलोक में पहुंच जाती है। परीलोक में पहुंचते ही काली नागिन की नजर शैतान परी पर पड़ती है। काली नागिन सोचती है, शैतान परी तो खुद ही परियों को परेशान करती रहती है। शैतान परी मेरी मदद जरूर करेगी। ऐसा सोचकर काली नागिन शैतान परी के पास चली जाती है और कहती है, प्रणाम शैतान परी, मैं नागलोक से आई हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। माफ करना काली नागिन, हमारी और तुम्हारी सदियों से दुश्मनी चलती आ रही है। ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, और वो भी तब जब मुझे कोई फायदा ना हो। ऐसा नहीं है शैतान परी, मेरी मदद करने से आपको बहुत फायदा है। लेकिन वो कैसे? मुझे नागमणि हासिल करना है, और नागमणि हासिल करने में अगर तुम मेरी मदद करोगी
तो नागमणि पाते ही उसकी मदद से मैं तुम्हें परीलोक में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली परी बना दूंगी और फिर तुम पूरे परीलोक में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी। शैतान परी को काली नागिन का प्रस्ताव अच्छा लगता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं और फिर दोनों नागलोक पहुंच जाते हैं। नागलोक पहुंचने के बाद शैतान परी वेश बदलकर अमृता नागिन के पास जाती है और उस पर हमला करने लगती है। अमृता नागिन उस वक्त भोलेनाथ का ध्यान कर रही थी, इसलिए शैतान परी के हमले से वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ काली नागिन आती है और वो शैतान परी को वहाँ से भगाकर झूठ मूठ अमृता नागिन की मदद करने लगती है। वो अमृता नागिन पर पानी की कुछ बूंदें डालती है, जिससे अमृता नागिन को होश आ जाता है। होश में आने के बाद अमृता नागिन काली नागिन से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद काली नागिन, तुमने मेरी मदद की। मैं तो भोलेनाथ का ध्यान कर रही थी, पता नहीं किसी ने आकर मुझ पर वार कर दिया, लेकिन तुमने मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें शुक्रिया बोलने वाली क्या बात है अमृता नागिन, मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ ना। अगर सहेली सहेली की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा। उस दिन से काली नागिन और अमृता नागिन के बीच दोस्ती बढ़ जाती है। अब वो दोनों रोजाना मिलने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के घर जाना भी शुरू कर दिया। एक दिन अमृता नागिन ने काली नागिन से कहा, काली नागिन, मैं कुछ देर के लिए नागलोक से बाहर जा रही हूँ। नागलोक से बाहर मैं नागमणि नहीं ले जा सकती, इसलिए तुम कुछ देर के लिए नागमणि की रक्षा कर सकती हो। अमृता नागिन की ये बात सुनकर काली नागिन मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी। वो खुशी खुशी अमृता नागिन से कहती है, क्यों नहीं अमृता नागिन, ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। तुम बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारी नागमणि मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। काली नागिन पर भरोसा करके अमृता नागिन उसे नागमणि सौंप देती है और वहाँ से चली जाती है। काली नागिन तुरंत शैतान परी को बुलाती है और उससे कहती है, शैतान परी, तुम जल्दी से इस नागमणि को अपने साथ ले जाओ और कुछ दिन अपने पास ही रखना। मैं कुछ दिनों बाद ये नागमणि तुमसे लेने आऊंगी, तब तुम मुझे वापस कर देना, क्योंकि अमृता नागिन नागमणि मुझे सौंप कर गई है, तो मेरे घर की तलाशी जरूर ली जाएगी। तुम नागमणि का बहुत ख्याल रखना शैतान परी, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। काली नागिन, तुम निश्चिंत रहो, मैं नागमणि को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। इसके बाद काली नागिन शैतान परी को नागमणि दे देती है और शैतान परी नागमणि लेकर नागलोक चली जाती है। दूसरी तरफ कुछ देर बाद जब अमृता नागिन वापस लौटती है तो वो काली नागिन को रोता हुआ देखती है, तो उससे पूछती है, क्या हुआ काली नागिन, तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? नागमणि तो सुरक्षित है ना? मुझे माफ कर दो अमृता नागिन, मैं नागमणि नहीं बचा पाई। सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लगी थी और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा नागमणि गायब है। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है अमृता नागिन कि नागमणि किसने चुराई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखते ही देखते नागमणि चोरी होने की बात पूरे नागलोक में आग की तरह फैल जाती है। नागरानी इस बात से बहुत क्रोधित होती है और वो काली नागिन के घर की पूरी तरह तलाशी लेती है, परंतु उन्हें काली नागिन के घर में नागमणि नहीं मिलती। पूरा नागलोक परेशान हो जाता है। कुछ दिनों बाद काली नागिन शैतान परी से मिलने जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शैतान परी कि तुमने नागमणि संभाल कर रखी है, लेकिन आज मैं उसे वापस लेने आई हूँ। लाओ, मुझे नागमणि दे दो। कैसी नागमणि? तुम किस नागमणि की बात कर रही हो? माफ करना, मेरे पास तुम्हारी कोई नागमणि नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शैतान परी? तुम्हें मेरे क्रोध का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हारा पूरा परीलोक उजाड़ कर रख दूंगी। बिना नागमणि के तुम नाग नागिन कुछ भी नहीं हो और नागमणि मेरे पास है, उस हिसाब से शक्तिशाली तो मैं हुई ना। काली नागिन और शैतान परी में युद्ध शुरू हो जाता है, परंतु नागमणि की शक्ति से शैतान परी काली नागिन को घायल कर देती है। घायल हालत में काली नागिन को नागलोक की ओर भागना पड़ता है। काली नागिन को अब बहुत ही दुख हो रहा था।
हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर देना। आपके दिए आशीर्वाद को मैंने किसी और के हाथों में दे दिया। लालच में आकर मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मेरी सहायता करो भोलेनाथ, मैं क्या करूं? मुझे कोई तो राह दिखाओ। तभी काली नागिन के चारों तरफ रोशनी हो जाती है और उसे एक आवाज आती है। वो आवाज भोलेनाथ की थी। काली नागिन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, साथ ही नागिनों के साथ धोखा भी किया है। अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हो तो जाकर नाग रानी और अमृता नागिन को सारी बात बता दो। उन दोनों का हृदय बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा कहकर भोलेनाथ की आवाज गायब हो जाती है और रोशनी भी गायब हो जाती है। आपका धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मुझे राह दिखाई। काली नागिन नाग रानी और अमृता नागिन के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, साथ ही उनसे माफी भी मांगती है। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, लेकिन उस शैतान परी ने मुझे ही धोखा दे दिया। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। काली नागिन, अभी हमारे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि नागमणि शैतान परी के पास है तो वो बहुत शक्तिशाली है। परंतु अगर हम सारी नागिनें मिलकर शैतान परी पर वार करेंगे तो उसका अंत निश्चित है। चलो मेरे साथ। उसके बाद नागलोक के सभी नाग नागिन परिलोक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद शैतान परी सहित ढेर सारी परियां नाग नागिनों का सामना करने आ जाती है। इस प्रकार नागिन और परियों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सभी परियों को डसने के बाद सभी नाग नागिन एक साथ मिलकर शैतान परी पर वार करते हैं और उनके ऐसा करते ही शैतान परी की मृत्यु हो जाती है। शैतान परी की मृत्यु होते ही सारे नाग नागिन बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपनी नागमणि लेकर वापस नागलोक आ जाते हैं। नागलोक वापस आने के बाद नाग रानी अमृता नागिन से कहती है, ये लो अमृता नागिन, अपनी अमानत, परंतु अब से किसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ी देर सोच लेना। जी बिल्कुल नागरानी, इस घटना ने मुझे और सावधान कर दिया है। काली नागिन वहीं पर सर झुकाए खड़ी थी। नागरानी काली नागिन से कहती है, तुमने देखा काली नागिन, शैतान परी परिलोक में कितना सबको परेशान करती है, परंतु फिर भी उस पर मुसीबत आते ही पूरा परिलोक हमसे लड़ने आया और तुम अपनों से लड़ने के लिए दूसरों का साथ मांगने चली गई। मुझे उम्मीद है इस घटना से तुम्हें इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अपने अपने होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए नागरानी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। नागरानी समेत पूरा नागलोक काली नागिन को माफ कर देता है। उस दिन के बाद से काली नागिन का व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है। सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।